सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी पादपों के अंदर जो परिवहन किस तरीके से होता है, इसका आज अपना लेक्चर कौन सा रहने वाला है। सेकंड नंबर का लेक्चर रहने वाला है। फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज ये लेक्चर लास्ट एंड फाइनल रहेगा। इस लेक्चर में कंप्लीट रूप से जो प्लांट्स के अंदर किस तरह से परिवहन होता है, पादपों में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का, वाटर्स का, फूड का, वो सारे के सारी चीज आज अपन इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। आप सबको पता है अपन ने साइंस बेच स्टार्ट कर रखा है जिसमें से बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी कवर कर चुके हैं। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? बोटनी। बोटनी में भी ये मान लीजिए लगभग आधा सिलेबस है, ये आपका हो चुका है। एग्जाम से पहले पहले अपन कंप्लीट जो आपका बोटनी का सिलेबस, इसको क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि जो आपका पादपों के अंदर परिवहन कैसे होता है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिएगा। आपको दो चैनल यहां देखने को मिल रहे होंगे। ये तो अपना मेन चैनल है, जैसे सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक करते हैं ये तो अपना मेन चैनल है। इसके अलावा एक और है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला जो चैनल है, इस पर आने वाले टाइम में और भी जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहेंगे उनके आपको वीडियो लेक्चर्स क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में अभी जो आपका लैब असिस्टेंट का चल रहा है, इसकी मैराथन क्लासेस होगी एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लासेस होगी एंड जो रिवीजन क्लासेस होगी वो आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को भी एक बार विजिट है एंड जो सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ में जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगी। वो लिंक है प्ले स्टोर के ऊपर, जो अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पे। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड जो भी यहाँ पर अपनी क्लासेस रहती है उसके नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में एक चीज बता देता हूं, अब जो आपका वक्त है, समय है, ये अब थ्योरी ज्यादा पढ़ने का नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि थ्योरी जिसको भी अभी तक पढ़नी थी उसने तो सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली। या मान लीजिए आपने नहीं पढ़ी है तो जल्दी से जल्दी अब थ्योरी कीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मात्र 1 महीना बचा है। अब जो वक्त है वो है क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा सोल्व करने का, क्योंकि थ्योरी के अंदर अपन यहाँ क्या इजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में इजी लैंग्वेज थोड़ी आती है। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चंस को क्या कर देता है? घुमा देता है। आंसर वही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस को घुमा दिया जाएगा। तो किस तरह से क्वेश्चंस घूम के आएंगे वो कब पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है? देखिए प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां अपन ने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रखी है। अब ये नहीं कहता कि भाई जो टेस्ट सीरीज मैंने बताई है वो आप लीजिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जहां पर भी आपको बुक मिलती है वहां से देख लीजिए, जहां से भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो वक्त है वो वक्त आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी आप लोग कीजिए। तो खैर ये बातें होते रहेगी। अब अपन जो अपना मेन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन इन प्लांट, यानी पौधों के अंदर जो जल अवशोषण होता है उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है। उन संरचनाओं के द्वारा ही क्या करता है, जो आपका प्लांट होता है वो वाटर को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की। जो सबसे मेन स्ट्रक्चर होती है वो क्या आ जाती है? आपकी रूट आ जाती है। अब जो आपकी रूट होती है ये सीधी सी बात है, जो एक कोशी के मूल होती है, मतलब जो यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? जो आपका मैच्योरेशन जोन होता है। देखिए जिस टाइम पे एनाटॉमी मोर्फोलॉजी अपन ने पढ़ी थी रूट की, उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, 3 यहां पर आपके रीजन होते हैं। तो ये रूट है, इस रूट के अंदर आपको 3 रीजन है, वो 3 रीजन देखने को मिलेंगे। ये आ जाता है पहला रीजन, ये आ जाता है दूसरा, ये आ जाता है तीसरा। ये जो तीसरा रीजन है, इसी तीसरे रीजन को क्या बोला जाता है? मैच्योरेशन जोन बोला जाता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिना कोई नोटबुक देखे या जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको बिना देखें, कि ये जो दो रीजन है, इन 2 रीजन का नाम क्या है? इन 2 रीजन को अपन क्या बोलेंगे? ये तो मैच्योरेशन रीजन है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन फर्स्ट एंड जो सेकंड वाला है, ये दोनों के दोनों कौन से रीजन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये देखिए कि क्या चीज आपको याद हुई है या नहीं हुई है। अब ये जो मैच्योरेशन एरिया होता है, यहां पर क्या होते हैं? आपके रूट हेयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से क्या होता है? वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। चलिए ये चीज अपन ने बात कर ली। तो जो रूट हेयर होते हैं ये क्या करते हैं? जल अवशोषण का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का क्या कर देते हैं? काम कर देते हैं। तो पहले अपन ने स्ट्रक्चर देख ली रूट की। इसके बाद में आ जाता है वेलामेन टिश्यू। अब ये जो वेलामेन टिश्यू होता है, ये जो आपकी वलकुट कोशिकाएं होती है उनके बाहर के साइड में, आउटर साइड में
क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये जो एपिफाइटिस आपके पौधे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑर्किड का जो आपका प्लांट होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, जो वायुमंडल होता है मतलब हवा के अंदर जो नमी होती है उस नमी का क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और जो वाटर है उस वाटर को खुद की तरफ खींच लेते हैं, वाटर की कमी को दूर कर लेते हैं। फिर आ जाता है माइकोराइजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका माइकोराइजा होता है, याद रखना, इसको कवक एंड जो आपके पौधे होते हैं इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, सिंबायोटिक जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या करते हैं, शो करते हैं। तो कवक कौन सा रहेगा, ग्लोमस रहेगा, और पौधा यहां पे क्या रहेगा, पाइनस। फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि पाइनस का जो पौधा होता है एंड जो आपका ग्लोमस कवक होता है, इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, सिंबायोटिक आपको रिलेशनशिप है वो देखने को मिलता है। एंड जो आपके माइकोराइजा होते हैं ये एक्चुअल के अंदर क्या करते हैं, ये जो मतलब मिट्टी के अंदर, जो मृदा के अंदर जो आपका जल होता है ना, वाटर होता है, एंड जो आपका मिनरल होता है, इनको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। फिर जो पाइनस का पौधा होता है इसे कवक से क्या कर लेता है, जो भी वाटर एंड मिनरल्स इसने ऑब्जर्व किए हैं वो सारे के सारे क्या कर लेता है, ये आपका यूज कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, थोड़ा बहुत ये इसको दे देता है, ये इसको देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। आई थिंक ये स्लाइड में से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो वाटर है, ये वाटर आपके रूट ने ले तो लिया, अब रूट से किस तरीके से, मतलब जो आपकी पत्ती है वो है ना, जो लीफ है, जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, वहां तक पानी को लेके कौन जाएगा, तो वहां तक पानी को लेके कौन जाएगा, जो आपका जाइलम रहेगा। मतलब जो वाटर का पाथवे रहेगा वो किससे रहेगा, रूट से किसके साथ में रहेगा, जाइलम के पास में रहेगा। अब रूट से जाइलम तक कैसे जाता है, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछ ली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस सीक्वेंस को गौर से आप देख लीजिएगा। मान लीजिए ये आपके क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी क्या है, रूट हेयर है। ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर क्या करते हैं, जो वाटर प्रेजेंट है मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो भी आपका वाटर प्रेजेंट है, इस वाटर को रूट हेयर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये रूट हेयर से जो भी वाटर आया है, अब ये वाटर कहां जाएगा, जो आपकी इफिडिडाइमस मतलब जो आपकी एपिडर्मिस रहेगी, एपिडर्मिस रहेगी, उस एपिडर्मिस के पास में वाटर जाएगा। एपिडर्मिस से कहां जाएगा, आपके कोर्टेक्स में जाएगा, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में जाएगा, पेरिसाइकिल से कहां चला जाएगा, आपके जाइलम में चला जाएगा। और ये जो जाइलम रहेगा ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या कर देगी, आपकी जो पत्तियां रहेगी या प्लांट्स के और भी जो पार्ट्स रहेंगे वहां तक जल को ट्रांसपोर्ट करने का क्या कर देगा, ये आपका काम कर देगा। ओवरऑल बात कर लें तो देखिए कि मतलब मान लीजिए यहां पे जो भी चीज थी, ये पहले यहां पे पार्सल हुई, फिर यहां पे हुई, फिर यहां पे हुई, फाइनल डिसीजन जो आपका डेस्टिनेशन था वो कौन सा था, पेरिसाइकिल था। पेरिसाइकिल मान लीजिए कि एक तरह से मान लीजिए फाइनल आपका वो था, उसने जो भी चीज थी, जो भी वाटर था, उसको इस पाइपलाइन में डाल दिया। और मान लीजिए आपकी रोड है, इस रोड से डायरेक्ट बिना किसी अवरोध के जो भी आपका वाटर रहेगा, इसको जहां जहां पहुंचना होगा वहां तक ये पहुंच जाएगा। अब वाटर इस तरह से तो चला गया, अब वाटर जाने के भी क्या होते हैं, दो रास्ते होते हैं। कितने होते हैं, दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले यदि अपन रास्ते की बात करें तो एक रास्ता तो आ जाता है एपोप्लास्ट पाथवे जिसको बोल देते हैं, या एपोप्लास्टिक पाथवे भी अपने इसको बोल देते हैं। दूसरा आ जाता है सिम्प्लास्ट या सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यदि आप ये जो ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाले को देखेंगे तो ये एकदम सीधा जा रहा है, मतलब कहीं पे कोई भी बैरियर नहीं आ रहा है, एकदम अपना काम क्या कर रहा है, सीधा कर रहा है। ये जो सीधा जा रहा है ग्रीन कलर वाला, ये तो आपका कौन सा आ जाता है, एपोप्लास्टिक क्या आ जाता है, आपका पाथवे आ जाता है, जो मतलब डायरेक्ट ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर से ही आपका डायरेक्ट जा रहा है। इसके अलावा एक पाथवे और होता है जो क्या करता है, जो सेल वॉल रहती है, मतलब जो ये जो सेल वॉल है प्लांट की, इससे जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल से होता होता जाएगा। लेकिन इसकी भी एक कमी आ जाती है कि बीच में यहां पे क्या आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है। ये इस बैरियर को क्या बोला जाता है, केस्पेरियन स्ट्रिप बोला जाता है। ये केस्पेरियन जो स्ट्रिप होती है, ये मतलब मान लीजिए कि वाटर से प्यार नहीं करती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर को ये पार नहीं करने देती। अब यहां से वाटर जाएगा ही नहीं, तो ये वाटर फिर कहां आएगा, वापस इसको साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, आना पड़ेगा। तो ये जो पाथवे इसको देखिए घूम फिर के ओवरऑल यदि बात करें तो जो आपका वाटर है, इस वाटर को साइटोप्लाज्म के अंदर तो आना ही होगा। तो ये दो पाथवे होते हैं, ये जो सीधा साइटोप्लाज्म से जा रहा है
ये तो होता है आपका सिम्प्लास्टिक साइटोप्लाज्म, एस इस तरह से आप एक दूसरी चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब होता है कि ये किसके द्वारा होगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा, जबकि एपोपाइल होगा ये जो आपकी सेल वॉल रहेगी इसके आपके थ्रू होता है। तो दोनों में आपको मतलब जो भी डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। लेकिन यहां पर प्लांट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सीधी सी बात आप गौर से देख लीजिए कि सबसे सरल एवं सुगम जो रास्ता है वो कौन सा होता है, ये आपका ग्रीन वाला है। इस ग्रीन वाले को अपन क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है ये वेरी वेरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। ये वही चीज है कि जो आपकी रूट होती है ये पानी को दो तरीके से सोखती है। दो तरीका कौन कौन सा आ गया, एक तो आपका एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया, एक आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे आ जाता है। आई थिंक इन दोनों में आपको डिफरेंस है, ये डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यहां पर आपको एक नाम और दिखाई दे रहा होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये आखिरकार क्या होता है, तो हमेशा बस इतनी सी चीज याद रखना, ये पहली सेल हो गई, ये क्या हो गई दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इनके बीच वाले ये जो आप जगह देख रहे हैं, इनके बीच वाला ये जो आप रीजन देख रहे हैं, इसी रीजन को बोले तो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने वाला जो रीजन होता है, इसी रीजन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई दो सेल के बीच का जो रीजन है यही क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी कि जो आपकी केस्पेरियन स्ट्रिप होती है ये आखिरकार क्या करती है। तो जो केस्पेरियन स्ट्रिप होती है सीधी सी बात है कहां देखने को मिलती है, यहां पे देखिए जो एपिडर्मिस है यहां पर नहीं देखने को मिल रही है, तो ये कहां देखने को मिल रही है, जो आपकी एंडोडर्मिस थी। तो याद रखना कि पूछ लिया जाए कि केस्पेरियन स्ट्रिप कहां देखने को मिलती है, तो रूट की जो एंडोडर्मिस होती है वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। अब ये पूछ लिया जाए कि ये जो केस्पेरियन स्ट्रिप होती है किसकी बनी होती है, तो याद रखना पेक्टिन एंड जो आपका सुबेरिन होता है इन दोनों से मिलकर बनी होती है। अब यहां पर देखिए वोटर आ रहा है तो इसने वोटर को नहीं जाने दिया, इसका मतलब ये जो केस्पेरियन स्ट्रिप होती है ये वोटर के लिए इम्प्रमेबल होती है, बोले तो अपारगम्य होती है। ये कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, ये आपको पता होने चाहिए। फिर आ जाता है कि ये जो एक सेल है ये दूसरी सेल है, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसको जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, संयोजन कर रहा है, लिंक करवा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज जो अपन ने यहां बात की वो सारी की सारी लिखी है। इसके अलावा जो भी आपका वाटर है, मिनरल्स है, वो रूट से जाइलम तक पहुंचेगा, उसके लिए जो कौन सा मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इन दोनों के अंदर से। तो याद रखना आपका जो सिम्प्लास्टिक होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से जाइलम तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारी के सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, उसका नाम आ जाता है एसेंट ऑफ सेफ, जिसको बोला जाता है रसारोहण। रसारोहण क्या होता है, प्लांट को जब लंबी डिस्टेंस तक वाटर मतलब लंबी डिस्टेंस तक वाटर को प्लांट के अंदर पहुंचाना हो, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, एसेंट ऑफ सेफ। ये आखिरकार क्या होता है, ये क्या होता है कि जिस टाइम पे जो आपकी रूट है इसने वाटर एंड से मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिया है, अब इस जो भी पार्ट को इसने अब मतलब जो भी वाटर एंड मिनरल्स को रूट ने ऑब्जर्व किया है, अब इसको कहां पहुंचाना है, जो आपका वायवीय क्षेत्र होता है, बोले तो जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला यानी जो पत्तियां होती हैं वहां तक पहुंचाना है। और कहां तक पहुंचाना है, जो आपका ट्रांसपायरिंग जो पार्ट्स होता है, यानी कौन सा, जो आपके पत्तियों वाला पार्ट होता है, यहां तक जब वाटर पहुंचेगा इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रसारोहण। देखिए रस का मतलब क्या हो जाता है, आपके यहां वाटर से एंड मिनरल से हो जाता है, एंड आरोहण का मतलब यहां पर किससे होता है कि किसी भी चीज को खींचना चूसना, ये क्या हो जाता है, आरोहण हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर को खींचा जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, वाटर को खींचा जाएगा। अब ये जो एसेंट ऑफ सेफ है इसको समझाने के लिए तीन सिद्धांत आए थे, तीन थ्योरी आई थी। इन तीनों थ्योरी के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर होता है ये रूट से पत्तियों तक कैसे जाता है, इसको समझाने के लिए तीन सिद्धांत आए। सबसे पहला सिद्धांत तो आ जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है क्योंकि इस सिद्धांत को बाद में खारिज कर दिया गया था।
क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। तो खाली ओनली फॉर आपको जो वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिक का नाम ही आपको याद रखना है। फिर अगला आ जाता है रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब जो सिद्धांत है। यह सिद्धांत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब ये जो रूट आपका प्रेशर थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दी थी, जो आपके प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये दी गई है। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए नाम से पता चल रहा है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी मतलब रूट पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। कौन सा लगेगा, मतलब जो ओस्मोटिक प्रेशर रहेगा उसके द्वारा किस तरह से रूट से वाटर कहां जाता है, लीफ तक जाता है। इस सिद्धांत को समझाया था आपके प्रिस्टले ने, इसलिए इसको रूट प्रेशर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको भी थोड़ी देर के अंदर अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर अगला जो सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल थ्योरीज एंड सबसे ज्यादा समझा गया माना गया जो सिद्धांत है वो कौन सा है, ट्रांसपाइरेशन पुल कोहेशन एडहेशन थ्योरी आपकी आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ससंजन आसंजन सिद्धांत बोला जाता है। ये जो सिद्धांत है डिक्सन एंड जो जोली नामक आपके वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने दिया था। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो आपका सिद्धांत है वो आपका ट्रांसपाइरेशन पुल एहेशन कोडेशन आपकी थ्योरी आ जाती है। अब सबसे पहले अपन इसी सिद्धांत को समझते हैं क्योंकि यही सिद्धांत सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले यहां पर तीन आपको नाम देखने को मिले थे। एक तो आ गया था कोहेशन, एक आ जाता है आपका एडहेशन, एक यहां पे क्या लगता है, सरफेस टेंशन लगता है। मतलब ये तीन लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कोहेशन के अंदर क्या होगा, कोहेशन के अंदर क्या होंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्या ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, आपस में इस तरह से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब कोहेशन के अंदर क्या होगा कि पानी के जो अणु रहेंगे वो आपस के अंदर जुड़ना, या बोले तो समान अणुओं के मध्य आकर्षण। तो समान अणु यहां पे कौन से रहेंगे, आपका वाटर एंड आपका वाटर रहेगा। फिर अगला आ जाता है एडहेशन। एडहेशन का मतलब होता है किसी चीज से चिपक जाना या किसी चीज से अडहेस हो जाना। तो यहां पर अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये जो आपका जाइलम रहेगा, यानी क्योंकि सीधी सी बात है जाइलम ही तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये जो जाइलम रहेगा, इस जाइलम की भित्ति यानी इस जाइलम की दीवार से वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इस तरह से क्या हो जाते हैं, आपके चिपक जाते हैं। तो यहां पर क्या होंगे, दो असमान जो आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अणु रहेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो दो असमान कौन से रहेंगे, जाइलम एंड आपका जो पानी रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये आपस के अंदर चिपक जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एडहेशन बोला जाता है। फिर क्या लगता है, फिर लगता है आपका सरफेस टेंशन लगता है। ये जो सरफेस टेंशन यानी जो आपका फोर्स होता है, ये फोर्स किस पे लगता है, जो आपका वाटर होता है उस पे फोर्स लगेगा। और वाटर पे जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये मान लीजिए आपका जो जाइलम था, ये तो क्या था, आपका पाइप था, जो घर में पानी वाला पाइप आता है। फिर इसके ऊपर फोर्स अपन लगाते हैं, तो एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो जो पानी पाइप के अंदर होता है, ये दूसरी साइड के अंदर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। यही आपका क्या होता है, ट्रांसपाइरेशन कोहेशन एडहेशन थ्योरी आ जाती है, जिसके अंदर कोहेशन लगता है, एडहेशन लगता है एंड आपका सरफेस टेंशन लगता है। आई थिंक ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी ट्रांसपाइरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो प्रेशर लगता है, जो पुल लगता है, वो कैसा होता है, नेगेटिव प्रेशर यहां पर लगता है। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके अंदर जो प्रेशर लगता है वो धनात्मक प्रेशर लगता है या ऋणात्मक प्रेशर लगता है, तो याद रखना ऋणात्मक प्रेशर यहां पर काम आता है। अब दूसरा क्या होता है, यहां पर जो जल होता है वो क्या करता है, जो स्तंभ होता है ना, जो मतलब जल होता है, उसको कौन की जगह ऐसे खींचने का क्या करता है, ऊपर की साइड में काम करता है। जैसे कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि मतलब जिसको कुआं बोला जाता था, उस कुएं के अंदर बाल्टी को नीचे लटका दिया जाता था, फिर उसमें से पानी आता था और उसको रस्सी से ऐसे खींचा जाता था।
सेम टू सेम वही काम यहां पर क्या करता है, इस थ्योरी के अंदर किया जाता है कि वाटर रूट क्या है, नीचे की साइड में प्रेजेंट है। अब जो रूट के अंदर जो पानी है उसको ऊपर क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो वो जो खींचने वाला काम, अब नीचे से ऊपर पानी खींच रहे हैं तो प्रेशर कैसा लग रहा है, यहां पर नेगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो क्या है, नीचे। अपन क्या कर रहे हैं, उसके जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं। पानी को क्या कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं। जस्ट क्या कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं। तभी यहां पे क्या लग रहा है, नेगेटिव प्रेशर लगता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा जो मूल के अंदर दाब लग रहा है, मतलब जो आपकी रूट नीचे है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, रूट भी नीचे, तो सीधी सी बात है दोनों फोर्स क्या है, सेम है। तो वहां पे क्या लगेगा, रूट जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव प्रेशर रहेगा। तो याद रखना, रूट के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक प्रेशर दबाव लगता है, जबकि जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है उसमें नेगेटिव प्रेशर लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव क्यों लग गया, क्योंकि पानी नीचे है, खींचना अपन को ऊपर है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं, इसलिए क्या लगेगा, नेगेटिव फोर्स लगेगा। लेकिन रूट होती है, रूट नीचे होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ नीचे बढ़ती है, और पानी भी नीचे होता है, इसलिए दोनों में क्या होता है, सेम फोर्स लगता है, बोले तो पॉजिटिव फोर्स वहां पर लगता है। आई थिंक ये सारी की सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अभी अपन ने देखा कि भाई वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करें तो एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपायरेशन सीधी सी बात हो गया, अभी तक अपन पढ़ के आ रहे हैं कि जो पत्तियां होती हैं उनसे, मतलब रूट से पानी पत्तियों में आएगा, पत्तियों से भाप करके पानी उड़ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। नाम से पता चल रहा है, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन होना, वाष्प का बाहर निकलना। कहां से निकलेगी वाष्प, सीधी सी बात है, पत्तियों से निकलेगी, मतलब पत्तियों से पानी का निकलना। अब ये पानी कहां से निकलेगा, अब पत्तियों के अंदर भी छोटी छोटी छेद देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे, जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। तो पानी होता है, ये एक्चुअल में पत्तियों से तीन तरीके से निकलता है। तीन तरीके कौन कौन से, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला तो आ जाता है स्टोमेटा। किससे आ जाता है, स्टोमेटा बोले तो रंध्र से। अब जो आपका स्टोमेटा होता है, एक्चुअल के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 80 से जो 90% होता है पानी का लॉस, वो किससे होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। इसीलिए स्टोमेटा क्या होते हैं, दिन के समय तो क्लोज हो जाते हैं, रात्रि के समय क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। अब यदि अपन बात करें कि दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा आ जाता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स यानी वायु रंध्र की अपन बात करें तो जो लेंटिकल्स होता है, ये एक्चुअल के अंदर जो वुडी प्लांट्स होते हैं यानी जो काष्ठीय प्लांट होते हैं, बोले तो ऐसे प्लांट जिनका जो तना होता है वो काफी बड़ा होता है, या बोले तो जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, उनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उनका जो तना वगैरह हो गया वहां पर, तो उनके अंदर क्या होता है, उस जो छोटे छोटे छिद्र है, इनको क्या बोला जाता है, आपका लेंटिकल्स बोला जाता है, बोले तो वायु रंध्र बोला जाता है, जो एक्चुअल में क्या करते हैं, वाटर मतलब जो आपका गैस होती है उस गैस का एक्सचेंज करने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। एंड कभी कभी इनके द्वारा भी ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस हो सकती है। अगला आ जाता है क्यूटिकल। जो क्यूटिकल की लेयर होती है, इससे भी कभी कभी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो सकती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन आ जाता है, स्टोमेटा आ जाता है, जिससे क्या होता है, लगभग 80 से 90% तक क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का काम होता है। अब अपन बात कर लेते हैं आपके स्टोमेटा की, क्योंकि स्टोमेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा का एक्चुअल के अंदर फंक्शन क्या रहता है, काम क्या रहता है। तो जो आपका स्टोमेटा रहता है, इसका पहला काम तो हो गया कि वो जो वाष्पोत्सर्जन रहेगा, ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस रहेगी उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ में जो आपकी गैस रहेगी, उन गैसों के आदान प्रदान में, एक्सचेंज के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा यदि अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये आपका क्या आ जाता है, स्टोमेटा आ जाता है। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर किसके, स्टोमेटा की है, लेकिन अंतर क्या है, ये जो स्टोमेटा है ये तो आपके डाइकोटोलिडोन्स है उनके अंदर हो जाता है, और मोनोकोटोलिडोन्स के अंदर क्या हो जाता है, ये वाला स्टोमेटा आ जाता है। अब एक चीज याद रखना कि जो आपके द्विबीजपत्री होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, जो किडनी शेप बोले तो जो बीन शेप हो गया, किडनी शेप हो गया, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन मोनोकोटोलिडोन्स होते हैं, बोले तो एक बीजपत्री होते हैं, उनमें कैसे होते हैं, डंबल शेप आपको देखने को मिलेगी।
चलिए ये चीज अपन ने बात कर ली। अब यहां पर दो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो आ जाती है गार्ड सेल्स, एक आ जाती है सबडिसेंट्री आपकी सेल आ जाती है, क्या ना, जिसको अपन सहायक कोशिका बोलते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करें तो स्टोमेटा के अंदर दो आपको क्या देखने को मिलेगी, गार्ड सेल्स देखने को मिलती है। बोल तो रक्षक कोशिकाएं कितनी होती है आपकी, दो होती है। एंड जो सहायक कोशिकाएं होती है वो कितनी होती है, लगभग 4 से 5 या 6 7 8 तक क्या हो सकती है, इनके अंदर जो सहायक कोशिका है ये देखने को मिलती है। एक्चुअल के अंदर जो गार्ड सेल होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी आ जाती है, आपकी गार्ड सेल आ जाती है। और ये जो बीच में जो होल देख रहे हैं, जो छेद देख रहे हैं, यही आपका क्या होता है, स्टोमेटा आ जाता है। अब यदि अपन बात करें जो गार्ड सेल होती है, ये जो गार्ड सेल होती है इनकी यदि जो आउटर लेयर होती है ना, बाह्य जो भित्ति होती है, ये कैसी होती है, हमेशा पतली पतली होती है। लेकिन जो आंतरिक भित्ति होती है, जो अंदर के साइड में प्रेजेंट होती है, वो एक्चुअल के अंदर मोटी होती है एंड कैसी होती है, इलास्टिक होती है, मोटी एंड आपकी इलास्टिक होती है। इसके साथ साथ में जो ये गार्ड सेल रहेगी, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि सीधी सी बात है जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट होगा तभी होगी, तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस भी यही होगा। एंड जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में 4 से 6 क्या होती है, यहां पर सहायक कोशिकाएं देखने को मिल जाती हैं। अब यदि डाइकोटोलिडोन्स की बात करें तो डाइकोट्स के अंदर कौन आ जाता है, डाइकोट्स के अंदर आपके जो मटर आ गया, आपका जो चना आ गया, ये जो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, द्विबीजपत्री के अंदर आ जाते हैं। तो द्विबीजपत्री के अंदर पूछ लिया जाए जो आपकी गार्ड सेल होती है, वो गार्ड सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो याद रखना आपकी किडनी शेप होती है, बोले तो बीन शेप उनकी देखने को मिल जाएगी, है ना, सेम आकार की देखने को मिल जाएगी। जबकि अपन मोनोकोटोलिडोन्स की बात करें, एक बीजपत्री की बात करें, तो एक बीजपत्री के अंदर कौन आ जाते हैं, आपका जो घासफुल है, ये घासफुल इसके अंदर आ जाता है। इनके अंदर जो गार्ड सेल होती है वो कैसी होती है, डंबल सेल होती है। सहायक कोशिका तो इनमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गार्ड सेल होती है इनमें कैसी होती है, डंबल शेप होती है, और सहायक कोशिका तो इनमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपन ने बात कर लिया थोड़ा सा स्टोमेटा के ऊपर। अब जो आपके स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, इसकी एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो ये कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, उससे रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। तो काफी ज्यादा मतलब बहुत डीपली हो जाएगा, तो वो मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अपन अभी वो चीज कर लेते हैं। यदि आप ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को कवर कर लेते हैं, तो इसमें वो सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एक्चुअल के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में थोड़ी सी और चीजें वो भी अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब याद रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपके ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, इसको समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत आया था। तो स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत आया था। उस सिद्धांत का नाम था एक्टिव, क्या ना बोले तो सक्रिय KH+K+ पंप थ्योरी। क्या आ जाती है, सक्रिय H+K+ पंप थ्योरी, है ना, सिद्धांत। ये समझाता है आपके स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, स्टोमेटा कैसे बंद होते हैं। इसको समझाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, लेविट नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इसके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या प्रोसेस होती है, तो सीधी सी बात है कि स्टोमेटा के अंदर क्या होती है, जो आपका ओस्मोसिस होता है ना, जो परासरण होता है। ओस्मोसिस क्या होता है, चीज अपन ने बात कर ली थी। तो जो आपका ओस्मोसिस होता है, इसके द्वारा स्टोमेटा क्या होते हैं, इस प्रोसेस के अंदर, यानी जिस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, उस टाइम पे जो प्रोसेस यूज होती है वो कौन सी होती है, परासरण होती है। अब सीधी सी बात है कि प्रोसेस ही यहां पर ओस्मोसिस हो रही है, तो जो ओस्मोटिक जो मतलब जो आपका यहां पर प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर सीधी सी बात है ओस्मोटिक प्रेशर रहेगा। अब ये जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है, ये हमेशा याद रखना विलय सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको आप थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए एंड 2-4 मिनट थोड़ी देर इसको होल्ड पे रखिए। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि ओस्मोटिक प्रेशर होता है ये विलय सांद्रता के कैसे समानुपाती होता है। बस एक्चुअल में ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है,
इस प्रोसेस के अंदर कुछ आयंस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहां पर जिन आयंस की रिक्वायरमेंट रहेगी वो K+Cl- आयन रहेंगे, वो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये प्ले करते हैं। फिर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जो कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है उसका नाम है पोटेशियम मेलेट कॉम्प्लेक्स का यहां पे क्या हो जाता है, आपका फॉर्मेशन हो जाता है। जिस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ आपको गैप देखने को मिलता है, इसका मतलब तो स्टोमेटा ओपन है। और क्लोज के टाइम पे क्या होते हैं, यहां पर स्टोमेटा कंप्लीट रूप से क्या हो जाते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं। तो चलिए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस तरह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं। लेकिन ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब देखिए, जो स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, इसके अंदर क्या होती है, जो गार्ड सेल होती है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम कौन से आपको पता होने चाहिए। ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिस टाइम पे C3 साइकिल पढ़ा था, C4 साइकिल पढ़ा था, उस टाइम पे अपन ने देख लिया था कि जो आपका पेप्टेट पेपकेज बोले तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंड जो आपका रुबिस्को एंजाइम होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये कहां देखने को मिलते हैं, आपकी गार्ड सेल के अंदर ये दोनों के दोनों एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं, जो C3 साइकिल एंड C4 साइकिल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किसके अंदर करता है, C3 साइकिल में करता है, ये C4 साइकिल में करता है। दोनों के दोनों साइकिल्स अपन पढ़ के आ चुके हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर। अब देखिए सामान्यतः नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दिन के समय तो क्या होता है, जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो क्या रहते हैं, आपके ओपन रहते हैं। स्टोमेटा ओपन रहेंगे तभी तो सीधी सी बात है, जो आपका पानी रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मतलब जो रेस्पिरेशन या ना ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होगी, या ना जो सूर्य देवता है वो पानी को ऊपर की साइड में खींचेंगे, खुद की साइड में, तभी तो पानी रूट से क्या आएगा, ऊपर आएगा, तभी तो नेगेटिव प्रेशर लगेगा ना। फिर आ जाता है नाइट के टाइम पे, जैसे ही रात हो जाती है, जैसे ही रात हो जाती है उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, जो आपके स्टोमेटा हो जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके सूर्य देवता तो है नहीं, तो स्टोमेटा ओपन करके क्या काम रहेंगे। लेकिन कुछ आपके प्लांट होते हैं अपवाद के रूप में, जो आपके केम प्लांट होते हैं। ये केम प्लांट के बारे में भी अपन पढ़ के आ चुके हैं। जो आपके केम प्लांट होते हैं ये उस जगह पे रहेंगे, बोले तो डेजर्ट इलाके में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस आ गया, नागफनी आ गया, ये कहां रहते हैं, आपके रेगिस्तान इलाके में रहेंगे। अब रेगिस्तानी इलाके में पानी तो मिलेगा ही नहीं, तो पानी है ही नहीं, तो स्टोमेटा ओपन होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो पानी की हानि बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दिन के टाइम में तो क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, और रात्रि के समय क्या कर लेते हैं, स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं। ये इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं, मतलब दिन के समय तो ओपन रहते हैं, नाइट के समय क्लोज रहते हैं नॉर्मल प्लांट्स के अंदर। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट है, वो कौन सा होता है, केम प्लांट होता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, नागफनी वगैरह। अब यदि केम प्लांट के अंदर क्या होगा, डेजर्ट इलाके में, मरुस्थलीय इलाके में, तो इनके अंदर दिन के समय तो उल्टा हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, रात के समय स्टोमेटा खुल जाएंगे। रीजन पूछ लिया जाए क्यों, तो पानी बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। अब अपन प्रोसेस देख लेते हैं, प्रक्रिया देख लेते हैं कि एक्चुअल में दिन के समय क्या होता है, रात के समय क्या होता है, स्टोमेटा किस तरह से ओपन होते हैं, किस तरह से क्लोज होते हैं। अब ये वो प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी अपन ने बात की थी कि यहां पर क्या होता है, पेप एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, पेप एग्जाम, फोस्फोइनोल पाइरुवेट यहां पर प्रेजेंट होता है। ये जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ये जो वायुमंडल जैव मंडल में जो CO2 होती है उसको लेगा, एंड जो पेपकेज एंजाइम रहेगा, पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये क्या कर लेगा, OAA ऑक्जेलो एसीटेट एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। OAA में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो OAA होता है ये 4 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, C4 साइकिल। ये अपने फोटोसिंथेसिस में सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हैं। अब यहां पर जो OAA होता है ये एक्चुअल में क्या करता है, मेलिक एसिड के अंदर टूट जाता है। फिर जो आपका मेलिक एसिड होता है ये 2 आयंस के अंदर फिर से टूट जाता है। ये जो मेलिक एसिड रहेगा ये मेलेट आयन एंड जो H+ आयन रहेगा इस H+ आयन के अंदर टूट जाएगा। यहां तक की जो प्रोसेस थी ये क्या हो रही थी, मेलेट आयन था, यानी जो आपका मेलिक एसिड भी यही बन गया और मेलिक एसिड मेलेट एंड H+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
अब ये जो H प्लस रहेगा एंड अब ये जो यहां पर इसकी जो सहायक कोशिकाएं देख रहे हैं, इन सहायक कोशिकाओं के अंदर ये जो गार्ड्स, ये जो सहायक कोशिकाएं आप देख रहे हैं ना, इन सहायक कोशिकाओं के अंदर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, K प्लस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होते हैं, K प्लस आयन क्या होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, ये यहां पर जो गार्ड सेल के अंदर H प्लस आयन बना था, ये H प्लस कहां चला जाएगा, सहायक कोशिकाओं में चला जाएगा एंड यहां पर जो K प्लस था, ये K प्लस क्या आ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर आ जाता है। तो यहां पे देखिए H प्लस तो सहायक कोशिका के अंदर चला गया एंड जो K प्लस सहायक कोशिका में था, ये यहां पर क्या आ जाता है, H प्लस क्या, K प्लस क्या आ जाता है, आपका यहां अंदर के साइड में आ जाता है। अब K प्लस बाहर गया, H प्लस बाहर गया, K प्लस अंदर आया, इस दौरान यहां पर कुछ एनर्जी लग जाती है, यानी यहां पर एनर्जी लगेगी तो क्या होगा, जो एटीपी रहेगी वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पर क्या आ चुका है, K प्लस आ चुका है, H प्लस बाहर जा चुका है। अब ये जो K प्लस होगा एंड जो मेलेट आयन रहेंगे, ये ही दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उस कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको नाम बताया था, पोटेशियम मेलेट आपका कॉम्प्लेक्स का क्या कर लिया जाता है, यहां पर निर्माण कर लिया जाता है। जैसे ही आपकी जो गार्ड सेल रहेगी, इन गार्ड सेल के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही क्या हो जाएगा, जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रासरण दाब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रासरण दाब बढ़ेगा तो जो वाटर रहेगा आपका, वो वाटर इन गार्ड सेल के अंदर चला जाएगा। अब गार्ड सेल के अंदर यदि वाटर आ रहा है तो सीधी सी बात है, गार्ड सेल फूल जाएगी। बोले तो यहां पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है एंड एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो गार्ड सेल फूलेगी, फूलेगी तो बीच में क्या देखने को मिल जाएगा, आपको एक छेद देखने को मिल जाएगा, होल है, इस होल का निर्माण हो जाएगा और इसी के कारण क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, यहां पर ओपन हो जाएंगे। आई थिंक पूरी की पूरी प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा पीछे लीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली थी, दिन के समय बात कर ली थी कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग की बात करें तो अभी तक जो भी चीज बनी है उनको वापिस क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब वापिस से वीडियो को क्या चला दो, रिवर्स चला दो। जैसे ही रिवर्स चलाओगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि क्लोज थे तभी तो अपन ने ओपन किया था, ओपन, अब वापिस से अपन को क्या करना है, क्लोज। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो स्टोमेटा का क्या होता है, यहां पर स्टोमेटा का क्या होगा, यूज होगा। यूज होगा का मतलब क्या हो गया कि यहां पर K प्लस एंड Cl माइनस जो आपके आयन थे, ये आयन क्या हो जाएंगे, आपके गार्ड सेल से क्या निकल जाते हैं, बाहर की साइड में निकल जाते हैं। जैसे ही K प्लस एंड Cl माइनस आयन होते हैं, ये गार्ड सेल से बाहर निकलेंगे तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर पहले ज्यादा लग रहा था वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वैसे ही सीधी सी बात है कि वाटर क्या आ जाएगा, गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकल रहा है मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस वाली प्रोसेस हो रही है। जैसे ही एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो सीधी सी बात है, पहली चीज फूली हुई थी, फिर ये सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो ये बीच वाला ये जो छेद था, ये जो होल था, ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। बोल तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, आपकी सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा आप का क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये प्रोसेस कब होती है, रात्रि के समय होती है, नाइट के समय होती है। आई थिंक आपको दिन में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, दोनों प्रोसेस पता चल गई होगी कि स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं, स्टोमेटा ओपन आपके कैसे होते हैं। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन की जो आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर इनिशियल क्या क्या मतलब क्या काम रहता है वाष्पोत्सर्जन का। तो वाष्पोत्सर्जन आपका सीधी सी बात है, इसी के द्वारा जो आपका वाटर रहता है उस वाटर का अब्जॉर्प्शन भी इसी के कारण होता है एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस के कारण ही होता है। इसके साथ साथ जो आपके प्लांट्स होते हैं उनसे प्लांट्स को ठंडा रखने के अंदर बोले तो कूलिंग इफेक्ट के लिए भी क्या होता है, ट्रांसपायरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो प्लांट ठंडा नहीं रहेगा। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि ट्रांसपायरेशन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके कारण प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 से 15 डिग्री तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कभी आपने नोट किया होगा कि जिस टाइम पे हवा चलती है और आप पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तो आपको
ठंडक महसूस होती है। तो एक्चुअल में वो ठंडक महसूस किसके कारण होती है? ट्रांसपायरेशन के कारण ही होती है, क्योंकि गर्मी कितनी तेज है। आप पेड़ के नीचे बैठे हैं लेकिन पेड़ आपको क्या दे रहा है? ठंडी हवा दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसीलिए तो पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो अपन लोग हैं। क्योंकि गर्मी कितनी ज्यादा हो चुकी है, जब आप कभी भी देखना गांव के अंदर आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो कितनी ठंडी, मतलब सुकून मिलता है जिस टाइम पे पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या कर रहा है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर तो बेचारे में पानी का क्या हो रही है? कमी हो रही है, लॉस हो रहा है, फिर भी देखिए वो अपन को ठंडी हवा दे रहा है। फिर आगे बात करें कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, यही सीधी सी बात है, यदि वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं तो सीधी सी बात है वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ तो पानी नहीं मिलेगा। अब पानी क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसके अंदर 6 जो कार्बन होते हैं, CO2 होते हैं, 12 H2O मिलके क्या बना लेते हैं? आपका क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये वाली जो रिएक्शन थी सबको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? आपका ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन है इसको प्रभावित कौन करता है? कि रेट है ना, ट्रांसपायरेशन की जो रेट होती है उसको प्रभावित कौन करता है? तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो ट्रांसपायरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, इसको मापने के लिए एक यंत्र आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है। वो कौन सा होता है? तो याद रखना, उसको क्या बोला जाता है? पोटोमीटर बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन की रेट होती है, याद रखना दर होती है, ये हमेशा टेम्परेचर के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा अधिक टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा गर्मी अधिक पड़ेगी, ट्रांसपायरेशन भी उतने अच्छे तरीके से क्या करता है? फर्क करता है। इसके साथ साथ जितनी तेज हवा चलेगी, मतलब जितनी ज्यादा क्या चलेगी? विंड स्पीड होगी, उतना ही अच्छे से क्या होगा? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन जो आपकी आर्द्रता होती है, बोले तो ह्यूमिडिटी होती है, इसके जस्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? ट्रांसपायरेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि ह्यूमिडिटी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है, तो रेस्पायरेशन की रेट यहां पे क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सारे के सारे, ये पूरी की पूरी स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह पूछ लिया जाए कि जो ट्रांसपायरेशन है या ना वाष्पोत्सर्जन है, ये कौन से प्लांट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, कौन से प्लांट में कम देखने को मिलता है? तो याद रखना, सबसे कम किसके अंदर देखने को मिलेगा? केम प्लांट में देखने को मिलेगा। केम में क्यों देखने को मिलेगा? सीधी सी बात है कि दिन के समय तो उनमें स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है उनके अंदर ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। जबकि C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। C4 में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो C3 में देखने को मिलते हैं, उसके बाद में आपका C4 में देखने को मिलते हैं। सबसे कम किस में देखने को मिलता है? केम प्लांट में देखने को मिलता है। कौन? आपका ट्रांसपायरेशन। अब याद सीक्वेंस पूछ ली जाएगी, ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? तो C3 में देखने को मिलता है, उसके बाद में C4 में देखने को मिलता है, सबसे कम केम प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली सीक्वेंस। इसके साथ साथ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशन है अपनी, उसको एक बार विजिट है वो आप सबके सब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं, गटेशन आखिरकार क्या होता है? बिंदु स्त्राव। देखिए गटेशन क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि दिन के टाइम पे, मतलब अभी आप देखोगे तो ओस का टाइम भी नहीं, कुछ भी टाइम थे, लेकिन सुबह 4 बजे 5 बजे यदि आप देखोगे तो जो आपका प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती है उस पर आप थोड़ा सा हाथ लगा के देखोगे तो वो थोड़ी सी गिली गिली रहती है, थोड़ी सी नमी सी उसके ऊपर रहती है, कभी कभी आपको उन पे बूंदे भी देखने को मिलेगी। ये जो बूंदे उनके ऊपर देखने को मिल रही है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? गटेशन कहलाती है। मतलब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, कभी कभी प्लांट्स में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ना तो बारिश होती है ना ही कुछ होता है, फिर भी प्लांट के ऊपर आपको ये बूंदे देखने को मिल जाती है। तो ये बूंदे एक्चुअल के अंदर क्या होती है कि जो पत्तियां होती है ना उसके किनारों पे आपको देखने को मिलेगी, पत्तियां के जो किनारे होते हैं वहां पर ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इनके अंदर ये जो बूंदे हैं, इन बूंदों के अंदर पानी भी होता है, साथ में क्या होता है? मिनरल्स भी होता है। तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है कि पत्तियों के किनारों पे जो पानी मिलता है, उसी है ना पानी या जो खनिज मिलते हैं, उसी को क्या बोला
जाता है, गटेशन बोला जाता है। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस हमेशा याद रखना कब कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, या तो सुबह एकदम जल्दी जो मॉर्निंग की प्रोसेस रहेगी उसमें देखने को मिलेगी, या जो रात रहेगी मिडनाइट के बाद वाला जो टाइम होता है उसमें देखने को मिलेगी, या जिस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो ह्यूमिडिटी यदि काफी ज्यादा है, आर्द्रता, तो आपको देखने को मिलेगी, या तब देखने को मिलेगी जब मतलब ट्रांसपायरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या बताया था कि वाष्पोत्सर्जन होता है, ये ह्यूमिडिटी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, विपरीत होता है। तो सीधी सी बात है, आर्द्रता यदि बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो वाष्पोरेशन की जो है ना, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो दर क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। उस समय आपको ये वाली जो प्रोसेस है, गटेशन की जो प्रोसेस है, बिंदु स्त्राव की जो प्रोसेस है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर एक वर्ड आता है रूट प्रेशर। क्या होता है? मूल दाब क्या होता है? तो रूट प्रेशर क्या होता है कि जब क्या होता है, जल का अवशोषण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक हो जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, वो लगता है। क्या लगता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक, यहां पर क्या लगेगा, प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है, जल को ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। मतलब उस टाइम पे ट्रांसपायरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी जमीन के अंदर अधिक हो चुका है तो विपरीत साइड में क्या लगने लग जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा। मतलब विपरीत साइड का मतलब पॉजिटिव फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी कोई खींचने वाला नहीं है, पानी खुद ही ऊपर की साइड में क्या है, आपका आ रहा है, तभी तो पानी यहाँ पे क्या हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर यानी यदि रूट खुद प्रेशर लगा रही है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एंड जो आपका रूट प्रेशर होता है, ये हमेशा याद रखना गटेशन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जो बूंदे देख रहे हैं ना आप, बिना बारिश के, या मतलब बिना मतलब दिन के समय नहीं, रात के टाइम पे आप ये बूंदे वगैरह देख रहे हैं, ये एक्चुअल के अंदर जो रूट प्रेशर है इसके कारण ही हुआ है। इसके अलावा ये जो मतलब जो प्लांट होता है, इस प्लांट की जो पत्तियां होती है, इस पे स्टोमेटा तो प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोथोड्स नामक क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र और भी प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे ये जो हाइड्रोथोड्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में जो किनारे होते हैं ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ये हमेशा खुले रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम पे ये खुले रहते हैं। और इन्हीं हाइड्रोथोड्स के द्वारा ही जो पानी होता है, ये पत्तियों के ऊपर बूंदों के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने बात कर ली गटेशन के बारे में। अब देख लेते हैं कि जो आपका ट्रांसपायरेशन होता है एंड जो गटेशन होता है, बोले तो वाष्पोत्सर्जन होता है एंड बिंदु स्त्राव होता है, इन दोनों के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। यदि इनमें अंतर की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के अंदर क्या होता है, वाटर किसके रूप में, वेपर्स के रूप में, बोले तो वाष्प के रूप में क्या हो जाए, निकल जाता है। लेकिन बिंदु स्त्राव में क्या होता है, वाटर क्या होता है, बिंदुओं के रूप में, क्या ना, वाटर की रहेगा, वाटर एंड क्या रहेगा, यहां पर खनिज, दोनों मिलके क्या रहेंगे, बिंदु के रूप में पत्तियों के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में यहां पे वाटर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, बोले तो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में उड़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, ये हमेशा शुष्क वातावरण, बोले तो ड्राई कंडीशन होगी, वो मतलब एनवायरमेंट में उस टाइम पे वाष्पोत्सर्जन देखने को मिलेगा। लेकिन जिस टाइम पे आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, उस टाइम पे आपको बिंदु स्त्राव गटेशन देखने को मिलेगा। जो आपका वाष्पोत्सर्जन है, इसके अंदर जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पे जो जल रंध्र होते हैं, हाइड्रोथोड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके अंदर हमेशा नेगेटिव फोर्स लगता है एंड यहां पर हमेशा पॉजिटिव फोर्स लगता है। और पॉजिटिव फोर्स कौन लगाता है, आपका जो रूट प्रेशर होता है वो लगाता है। मतलब यहां पर पुल एंड जो पुश वाला जो मेथड होता है, वो मेथड इन दोनों के अंदर अप्लाई होता है। वाष्पोत्सर्जन के अंदर तो पुल वाला मेथड लगता है एंड आपका बिंदु स्त्राव होता है, इसके अंदर पुश वाला मेथड लगता है। ये कुछ इन दोनों में डिफरेंस है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अब जो आपके मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, वो अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपके मिनरल्स है, बोले तो खनिज भी क्या होता है, जल के समान क्या करते हैं, एपोप्लास्ट एंड जो सिम्प्लास्ट वाला जो पाथवे था, उस पाथवे के द्वारा क्या करते हैं, आपके जाइलम तक पहुंचते हैं। मतलब जिस तरीके से आपका जो वाटर है, ये वाटर जा रहा था, उसी तरीके से जो आपके खनिज रहेंगे, जो आप
आपके मिनरल्स रहेंगे उन मिनरल्स का भी क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल्स का, वाटर का, फूड का, इसके अंदर दो लोगों के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, काफी ज्यादा भूमिका रहती है। कौन सा? एक आ जाता है जाइलम, एक क्या आ जाता है आपका फ्लोएम। जाइलम एंड जो फ्लोएम, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसके अंदर, मिनरल के अब्जॉर्प्शन में या मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर। कैसे रहता है? सबसे पहले यदि अपन जाइलम की बात करें तो देखिए जैसे क्या होता है, जाइलम जैसे क्या होता है, जल, जल के साथ में हमेशा मिनरल्स आ ही जाएंगे। तो जाइलम क्या करता है, जल एंड जो खनिज रहेंगे मतलब वाटर एंड जो मिनरल्स रहेंगे इनको हमेशा रूट से कहां लेके जाएगा, पत्तियों से लेके जाएगा। जैसे कि ये आपका प्लांट है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ये प्लांट की क्या है, मान लीजिए आपकी पत्तियां हैं, ये प्लांट की क्या है, आपकी पत्तियां हैं। ये यहां पे क्या है भैया, आपकी रूट है। इस रूट से इन पत्तियों तक पानी को कौन लेके जाएगा, याद रखना आपका जाइलम। रूट से पत्तियों तक पानी को कौन लेके जाएगा, आपका जाइलम लेके जाएगा। लेकिन यदि अपन बात करें कि ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, जाइलम की बात कर ली। जाइलम क्या करेगा, जल को क्या जो खनिज रहेगा यानी जल एंड जो खनिज रहेगा इसको हमेशा रूट से कहां लेके जाएगा, पत्तियों तक लेके जाएगा। मतलब नीचे से हमेशा क्या लेके जाएगा, ऊपर की साइड में लेके जाएगा। अंड नीचे से ऊपर लेके जा रहा है मतलब इसकी दिशा हमेशा एक ही रहेगी कि हमेशा नीचे से चीजों को ऊपर ही लेके जाएगा, वापस ऊपर से नीचे नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि पत्तियां पानी थोड़ी ना बना रही है, पानी तो जड़ दे रही है, तो सीधी सी बात है पानी सिर्फ एक ही बार ऊपर जाएगा, वापस नीचे की साइड में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये जो जाइलम वाली प्रोसेस होती है ये यूनिट डायरेक्शनल होती है और इसमें हमेशा रूट से पत्तियों की साइड में ही क्या होता है, वाटर का मूवमेंट देखने को मिलता है। ये तो अपन ने बात कर ली जाइलम की। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम। फ्लोएम एंड फै से फल हो जाता है, फै से फ्लोएम, फै से फल। तो ये आपको याद रखना है, फ्लोएम के द्वारा हमेशा फल का ट्रांसपोर्ट होता है, बोले तो फूड का होता है। फूड बोले तो आपके सुक्रोज का क्या होता है, यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि सीधी सी बात है ये सूर्य देवता है, सूर्य देवता से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, रूट में थोड़ी ना होगा, फोटोसिंथेसिस कहां होगा, आपकी पत्तियों में होगा। अब पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहां पर जो भी आपका फूड बना है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज बना है, इस सुक्रोज को कहां तक लेके जाना है, प्लांट्स के हर पार्ट्स तक, बोले तो रूट तक इसको लेके जाना है। अब रूट तक क्या लेके जाना है, जो आपका फूड है, इस फूड को लेके जाओगे तो यहां पर फ्लोएम यहां पर क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि मतलब जाइलम का काम ओनली फॉर वाटर को इधर से उधर करने का होता है, लेकिन फल को भी तो इधर से उधर करना है, उसका काम किसका रहेगा, आपके फ्लोएम का रहेगा। अब ये जो फ्लोएम रहेगा इसका काम हमेशा बाई डायरेक्शनल रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, मान लीजिए रात का समय हो गया, दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड बना लिया, लेकिन रात को फूड कौन बनाएगा, तो क्या करता है, जो भी फूड आपका पत्तियों द्वारा बनाया जाता है ये क्या करता है, जो मूल गोप होते हैं ना, रूट के अंदर अपन ने पढ़ा था, ऐसे गांठे से आपने देखी होगी रूट के अंदर, उनके अंदर क्या कर लिया जाता है, जो भी फूड होता है उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है, ताकि रात के समय या मान लीजिए सर्दियों के समय आपने देखा होगा 15-20 दिन 5-10 दिन तक सूर्यदेव निकलते ही नहीं है, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो उस टाइम पे जो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जो भी रूट ने फूड को स्टोर किया था उसको क्या किया जाता है, वापिस जो फ्लोएम होती है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक क्या कर देती है, भेज देती है। इसीलिए जो आपका फ्लोएम होता है ये हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब फूड होता है पत्तियों में बनेगा, पत्तियों से जड़ में जाएगा, जड़ से वापस पत्तियों में भी आ सकता है। लेकिन वाटर एक बार जड़ से पत्तियों में चला गया तो वापस पत्तियों से जड़ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये रीजन आखिरकार क्यों होता है। तो जाइलम फ्लोएम का फंक्शन आपको पता चल गया होगा। तो चलिए फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि एक लास्ट एंड फाइनल एक थ्योरी आ जाती है जिसको मास फ्लो थ्योरी या प्रेशर फ्लो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये जो आपकी थ्योरी है किसने दी थी, जो मुंच नामक वैज्ञानिक है इनके द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया है कि जो फ्लोएम होता है ये फ्लोएम भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में किस तरह से करता है। इसको समझाने के लिए एक थ्योरी है
कि फ्लोएम है ये भोजन का परिवहन कैसे करता है, उस थ्योरी का नाम क्या है, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो थ्योरी, जो किसने दी है, वुंच ने दी है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है, आपकी पत्ती है, पत्ती में सीधी सी बात है मेसोफिल सेल रहेगी, ये जो मेसोफिल सेल रहेगी यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ा था, तब मैंने आपको चीजें बता दी थी। अब देखिए जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, उसमें ग्लूकोज बनता है। वो रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं। ये जो प्रकाश संश्लेषण होगा, इससे फोटोसिंथेसिस से क्या बन जाएगा, आपका सुक्रोज बन जाएगा पत्ती के अंदर, लीफ की जो मेसोफिल सेल है वहां पर। अब क्या होगा, जो सुक्रोज बना है, ये सुक्रोज क्या करेगा, एटीपी की मदद से, याद करना जिस टाइम पे ये प्रोसेस बनेगी तब भी एटीपी लगेगी, और जिस टाइम पे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी उस टाइम पे भी एटीपी लगेगी। मतलब इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी तो कंज्यूम होगी। कैसे होगी, थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए एटीपी की सहायता से फिर क्या होगा, जो आपकी फ्लोएम रहेगी, इसके अंदर क्या होती है, कुछ कंपेनियन सेल रहती है। ये कंपेनियन सेल क्या करेगी, सुक्रोज को आपकी जो सिवन सेल रहेगी, उन सिवन सेल्स के अंदर क्या कर देगी, लोडिंग कर देगी। मतलब यहां पर जो फ्लोएम रहेगा, उस फ्लोएम में क्या होगा, जो भी आपका सुक्रोज बना था या जो भी आपका फूड बना था, उस फूड की क्या होगी, आपकी फ्लोएम में लोडिंग होगी। लोडिंग के अंदर मजदूर चाहिए, वो मजदूर का काम कौन करेगा, आपकी कंपेनियन सेल एंड जो सिवन सेल है उसको ले जाने का काम करेगी, बोले तो गाड़ी का काम करेगी। अब यहां पर क्या होती है, जो आपकी सिवन सेल होती है, ये सिवन सेल क्या करेगी, सुक्रोज को लेकर कहां पर आएगी, जड़ तक आएगी। हमेशा याद रखना, ये आपका क्या था, प्लांट था, ये मान लीजिए आपकी क्या है, लीफ है। इस लीफ के अंदर यहां पर मेसोफिल सेल थी, उस मेसोफिल सेल के अंदर सुक्रोज बन गया, फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड बन गया। अब यहां पर क्या होता है, फूड तो बन गया, अभी फूड को लेके कौन जाएगा, मतलब फूड को ले जाने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई साधन चाहिए होगा, मतलब कोई भी गाड़ी चाहिए। यदि कोई भी माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो सीधी सी बात है कोई माल चाहिए। वो जो माल गाड़ी रहेगी, वो माल गाड़ी के रूप में कौन रहेगी, जो आपकी सीवेन ट्यूब रहेगी। ये सीवेन ट्यूब क्या रहेगी, इनका नेटवर्क रहता है, ये पूरी की पूरी रोड तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक आपकी गाड़ी है। अब यहां पर क्या रहेगा, अब इस फूड ये जो भी बना है सुक्रोज, इसको उस गाड़ी में लोड भी तो करना पड़ेगा, तो इसको लोड कौन करेगा, इसको लोड करने का काम किसका रहेगा, जो आपकी कंपेनियन सेल रहेगी, ये क्या कर देगी, इसको उस गाड़ी में लोड कर देगी। फिर ये सिवन सेल आएगी और जो आपकी रूट थी, इस रूट के अंदर आएगी और यहां पर क्या कर देगी, इसका अनलोडिंग, मतलब जो भी फूड था या ना सुक्रोज था, उस सुक्रोज की क्या कर देगी, अनलोडिंग कर देगी। अब सीधी सी बात है, फूड यहां से बना तो इसको इस गाड़ी में अपन ने चढ़ाया, फिर यहां पर ये गाड़ी आई, यहां से सामान को उतारा, तो चढ़ाया तब भी मजदूर लगे, पैसे लगे, उतारा तो भी मजदूर लगे, पैसे लगे। तो जब चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, दोनों टाइम पे क्या होता है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के अंदर हमेशा एनर्जी लगेगी, जबकि जाइलम के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि वो किसके द्वारा हो जाता है, वास्कोडसर्जन के द्वारा वो प्रोसेस हो जाती है, रूट प्रेशर के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये अपन ने कंप्लीट जो आपका ट्रांसपायरेशन है, प्लांट वाला जो चैप्टर, ये यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब क्या थे, 2-4 पॉइंट थे, वो पॉइंट जिससे जो पहला लेक्चर था उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस अपन ने देखी थी, वो थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आ जाता है जल विभव, जिसको साई डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। यदि अपन वाटर पोटेंशियल, जल विभव की बात करें, तो याद रखना कि जो पानी होता है, एकदम शुद्ध प्योर पानी की बात करें, प्योर पानी का मतलब उसके अंदर कोई भी चीज नहीं मिलाई गई है, उस टाइम पे क्या होता है, वो जो पानी रहेगा, उस पानी का जो वाटर पोटेंशियल रहेगा, जल क्षमता रहेगी, वो क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो याद रखना, जल विभव ज्यादा से ज्यादा बोले तो साई डब्ल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, आपका 0 होता है, 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रखना है। अब यदि इस जल के अंदर कोई सोल्यूट मिला दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट मिलाते ही ये क्या हो जाएगा, इसकी कम हो जाएगी।
कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जीरो रहेगा। अब जो भी चीज आएगी वो सारी की सारी नेगेटिव आ जाएगी, -1 -2 -3, मतलब हमेशा याद रखना यदि न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएगा तो जो भी चीज आपने बनाई है ना वो हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है। मतलब साई एस सोल्वेंट अपन ने लिया है ना, साई एस का मान हमेशा आपको नेगेटिव में लेना है। एग्जाम के अंदर नेगेटिव में नहीं आएगा, एग्जाम में पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको मान लेना है कि साई एस का मान क्या है, नेगेटिव में है, क्योंकि जीरो से ऊपर तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। आएगा आंसर तो हमेशा माइनस में ही आएगा, प्लस के अंदर आंसर कभी भी नहीं आएगा। या तो आंसर जीरो आ जाएगा, या तो आंसर जीरो आ जाएगा, प्लस के अंदर +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +100 हो गया, ऐसे आंसर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। माइनस में कितना भी आंसर आ सकता है, लेकिन प्लस के अंदर साइड ब्लू का मान कभी भी नहीं आएगा, ये चीज याद रख लेना। आगे बात करते हैं, जल के भीतर उपस्थित जो जल होती है उसकी स्वतंत्र ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है, जल विभव। दोनों में से जो भी डेफिनेशन इजी लगे उसको आप याद रख सकते हैं। जो शुद्ध विलायक होता है ना, प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर का जल विभव अधिकतम होता है। अधिकतम से अधिकतम कितना होता है, 0 होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। एंड यदि उसके अंदर कोई और चीज मिला दी गई तो जल विभव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, जैसा कि अपन ने यहां पर बात कर ली। अब एक पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जल हमेशा होता है ना, वाटर होता है, ये हमेशा हाई क्या रहेगा, जल विभव से, अधिक जल विभव से हमेशा लो जल विभव की ओर मूव करेगा। हाई से हमेशा क्या करेगा, लो जल विभव की ओर मूवमेंट रहता है, किसका, वाटर का। पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो जल विभव का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा कि जो आपका साई डब्ल्यू होता है, क्या ना, जो आपका वाटर पोटेंशियल रहेगा साई डब्ल्यू, ये हमेशा याद रखना साई एस प्लस साई पी, क्या ना, यहाँ पे एस एंड पी क्या है, साई एस का मतलब हो जाता है यहां पर ऑस्मेटिक पोटेंशियल आ जाता है, बोल तो प्रासरण विभव आ जाता है, जबकि साई पी आ जाता है आपका प्रेशर पोटेंशियल, बोले तो दाब विभव हो जाता है। हमेशा याद रखना साई एस का मान हमेशा आपको नेगेटिव में लेना है, जबकि साई पी का मान हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा। यदि नेगेटिव में भी आए तो नेगेटिव में आप देख लीजिएगा, वो एग्जामिनर कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन साई एस का मान हमेशा नेगेटिव में होगा। यदि पॉजिटिव में भी दिया हुआ आ जाए तो आपको उसको नेगेटिव ही मानना होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, वही पॉइंट मैंने लिखा है कि साई एस का मान हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि जो साई एस रहेगा, बोले तो जल विभव होता है, ये हमेशा विलय की जो सांद्रता होती है, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है, उसके हमेशा समानुपाती होता है, जबकि साई पी होता है ये हमेशा जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, उसके समानुपाती होता है। जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है ये विलय के अणुओं द्वारा उत्पन्न वो दाब है जिसके कारण जल विभव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये वही है कि इसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ये बढ़ जाएगा तो आपके मतलब साई डब्ल्यू है, इसका मान हमेशा क्या हो जाता है, इसके बढ़ने से कम हो जाता है, इसके मिलाने से कम हो जाता है। शुद्ध जल के लिए जो साई मिक्स है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, साई डब्ल्यू आपका 0 हो सकता है, ये चीज अपन ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं आपका ट्यूगोर प्रेशर, यानी जिसको स्फीत दाब के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूगोर प्रेशर है जिसको टीपी भी बोलते हैं, ये क्या होता है, कोशिका के अंदर वह दाब जो कोशिका भित्ति पर लगता है उसको आपका ट्यूगोर फोर्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, ये आपकी क्या है, प्लांट की कोई सेल है। अब इसके अंदर यदि पानी जाएगा, इसके अंदर यदि वाटर चला गया तो सीधी सी बात है कि ये क्या करेगी, इस साइड में प्रेशर देगी, ये क्या आ जाती है, कोशिका भित्ति आ जाती है, ये क्या आ जाती है, कोशिका भित्ति आ जाती है। अब पानी अंदर गया तो ये फूलेगी, सीधी सी बात है, ये फूलेगी तो फूलने के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ट्यूगोर फोर्स कहलाएगा। अब ये जो ट्यूगोर फोर्स होता है ये क्या करता है, ये तो आपकी क्या है, पानी अंदर गया, फूला, ट्यूगोर फोर्स लगा। अब ये क्या थी, आपकी वॉल थी, सेल वॉल थी। अब ये सेल वॉल फट ना जाए, प्लांट की सेल वॉल फट ना जाए, इसके लिए क्या करती है, ये जस्ट इसके वापस विपरीत साइड में क्या लगा देती है, ये इधर फोर्स लगाएगी, ये फोर्स इधर लगाएगी, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओवरऑल बात कीजिए, मान लीजिए किसी ने फोर्स है 10 फोर्स इधर लगाया, किसी ने 10 फोर्स इधर लगाया, मतलब मान लीजिए ये कोई रस्सी है, किसी ने इस स्पीड से इधर खींचा, किसी ने इसे
इधर ज्यादा खींचा गया तो इधर कम हो गया, इधर ज्यादा खींचा गया इधर। मान लीजिए दोनों साइड बराबर खींचा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा। बस ये वही चीज होता है आपका ट्यूगर फोर्स, कि जो टीपी होता है ये हमेशा माइनस किसके होता है, डब्ल्यूपी के बराबर होता है। अभी माइनस डब्ल्यूपी के मतलब, टीपी का मतलब होगा ट्यूगर फोर्स होता है, या ना जब भीतर से फोर्स लगेगा वो तो कौन सा होगा, टीपी रहेगा, ट्यूगर फोर्स लगेगा। डब्ल्यूपी क्या होगा, जब वॉल क्या कराएगी, अपोजिट साइड में प्रेशर लगाएगी। अब प्रेशर जब अपोजिट साइड में लग रहा है तो उसको अपन नेगेटिव से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये इसके क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है। बस थोड़ी सी डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। अगला आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जिसको क्या बोला जाता है, ओपी बोला जाता है। ओपी एक्चुअल में क्या होता है, वह दाब जो विलियन पर लगाया जाए ताकि जल क्या हो जाए, प्रवेश से रुक जाए। मतलब मान लीजिए कोई भी बीकर वगैरह था, इसके अंदर मान लीजिए ये आपने कोई चीज रख दी। अब ये जो पानी था, ये पानी क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, हाई से लो की साइड में जाएगा। सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो हमेशा कहां लगता है, लो से हाई की साइड में लगता है। तो यहां पे क्या होगा, अब मान लीजिए यहां पे अपन ने कोई भी ऊपर से दाब लगाया तो ये पानी क्या आ रहा है, इसके अंदर आया जा रहा है, पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अपन ने ऊपर से कोई पिस्टन लगा दिया और इसको नीचे की साइड में दबाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे पानी अंदर नहीं आएगा, पानी रुक जाएगा। ये जिस टाइम पे वो रुका है, जितना अपन ने जो भी प्रेशर लगाया उसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रासरण दाब के नाम से जानेंगे। एंड जो प्रासरण दाब होता है ये हमेशा याद रखना, विलेय की जो सांद्रता होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अब जो चीज अपन ने कितना दाब लगाया है, क्या किया है, इसको मापने के लिए एक यंत्र आता है, उसको ओस्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये चीज वैसे केमिस्ट्री के, फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कुछ तो क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो आपका क्या आ जाता है, HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, NaCl आ जाता है एंड आपका KCl आ जाता है। ये आपके कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब यदि बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन आ गया, सुक्रोज का आ गया एंड आपका स्टार्च का सॉल्यूशन आ गया। अब एक चीज आपको बस इतना हमेशा याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये सबसे ज्यादा होता है, वीक वाला सबसे कम होता है, दोनों में यदि कंपैरिजन करें। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या है, इसमें सॉरी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये आ गया कि मान लीजिए अपन ने क्या लिया, एक आलू का टुकड़ा लिया, उस एक आलू के टुकड़े को अपन 1 एम ग्लूकोज का जो विलियन था उस विलियन के अंदर अपन ने रख दिया, लेकिन उसको उस विलियन में रखा तो उस आलू के टुकड़े के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग है वो चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उसी टुकड़े को यदि अपन ने HCl 1 एम HCl के अंदर रख दिया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो आपको देखना है। तो देखिए यहां पे अपन ने अब क्या लिया है, HCl लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा वीक से ज्यादा होता है। तो यहां पे सीधी सी बात है कि ज्यादा होगा, मतलब HCl यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट अधिक है तो सीधी सी बात है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। ये यदि ज्यादा है तो इसका जो ओपी का मान रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, वो भी आपका क्या रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, मान लीजिए ये आपका बीकर था, इसके अंदर आपने आलू की स्लाइस रखी और इसके अंदर आपने क्या भर दिया, HCl भर दिया। अब जैसे ही इसमें HCl भरा तो HCl क्या था आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। एंड ये जो आलू था, इस आलू के अंदर से जो भी अब आलू के अंदर वाटर रहेगा, ये वाटर क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका आलू का टुकड़ा है ये क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़ जाएगा, बोले तो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। बस आपको इतना सा चीज याद रखनी है। तो लो के मतलब, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज अपन ने प्रूफ कर दी। चलिए फिर अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आ जाता है आपका इनहिबिशन, क्या ना, अवशोषण या बोले तो अंतः शोषण या अंतः चूषण के नाम से इसको जानते हैं। ये जो इनहिबिशन है ये एक क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर एक्चुअल में देखिए ये प्रोसेस क्या होती है, अवशोषण अंतः शोषण। यदि डेफिनेशन को छोड़िए नॉर्मल चीज में समझे तो आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे बारिश का मौसम आता है उस टाइम पे जो घर के दरवाजे होते हैं, लकड़ियां होती हैं, आपकी फूल जाती हैं। ये जो लकड़ियां फूल जाती है मतलब इन्होंने पानी को क्या ले लिया, अंदर की साइड में ले लिया। बस यही आपकी वो प्रोसेस कहलाती है। मतलब पानी हमेशा क्या रहेगा, उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर चला जाएगा, क्योंकि जो आपके लकड़ी है उस लकड़ी में पानी है नहीं, बारिश हुई तो बारिश का जो पानी है वो उच्च सांद्रता से कहां चला गया, निम्न सांद्रता की ओर चला गया। या आपने कभी कभी जो चने हैं वो चने पानी में भिगोए होंगे तो उसका जो बाह्य चोल होता है उसमें पानी भर जाता है और वो फूल जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो पुराने जमाने के लोग थे वो जो पहाड़ थे उन पहाड़ों को कैसे तोड़ते थे, वो पहाड़ों को कैसे तोड़ते थे, या किसी पत्थर को तोड़ना होता था तो वो कैसे तोड़ते थे, वो क्या करते थे उसके अंदर बीच में लकड़ी फंसा देते थे, लकड़ी फंसा के उस लकड़ी पे पानी डालते थे। पानी डालेंगे तो लकड़ी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी तो पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब ओवरऑल बात करें अवशोषण या अंतः शोषण अंतः शोषण क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी रहेगा वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। बस इतनी सी चीज है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है, ये भी आप सबके सब जरूर कीजिएगा। ये अपने और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ये जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इसको विजिट जरूर कीजिएगा। नोट्स हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड और भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।